तो आज देशित में हम आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश और हिमाचल की 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और ये तस्वीरें आज भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाती हैं। 2 तस्वीरें आप देखिए। आज देश में इस बात के स्वस्थ संवाद के लिए तस्वीरें हैं कि भारतीयों के लिए क्या लोकतंत्र सिर्फ सुविधा की चीज है क्या। पहली तस्वीर यूपी में आज कई जगह पर हिंसा हुई, कई जगह पर। लोकतंत्र या ठोकतंत्र, जो नेता खुद को लोकतंत्र का सिपाही कहते हैं, आज उन्होंने और उनके समर्थकों ने लोकतंत्र को जगह जगह ठोकतंत्र में बदल दिया। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए नामांकन पर्चा दाखिल करने का आज आखिरी दिन था और नामांकन के दौरान कई जगह जमकर हिंसा हुई, कई राउंड फायरिंग हुई, लाठियां, सब कुछ, मीडिया पर पत्थरबाजी, गुंडागर्दी, हिंसा। अलग अलग पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता इतने हिंसक हो गए कि हथगोले तक चल गए। दूसरी तस्वीर देखिए, हिमाचल प्रदेश की केम्प्टी फॉल की। लोगों ने कोविड नियमों की जबरदस्त धज्जियां उड़ा डाली। आज देशित में हम आपसे इन्हीं दोनों तस्वीरों को लेकर एक संवाद करना चाहते हैं। आज हम आपसे चाहते हैं कि आप सोचिए, देशित में सोचिए कि कहीं भारत में लोकतंत्र की अति तो नहीं हो रही है। यूपी में लोकतंत्र के नाम पर आज जबरदस्त हिंसा हुई। केम्प्टी फॉल में लोकतंत्र भीड़तंत्र बन गया। और तीसरा उदाहरण, किसान आंदोलन के नाम पर सड़कों पर 7 महीने से अतिक्रमण तो है ही। तो देश में सबसे पहले बात यूपी में लोकतंत्र को ठोकतंत्र में बदलने वालों की, जिन्होंने आज ऐसे कट्टे और बम चलाए कि लगा कि टीवी पर कोई वेब सीरीज चल रही हो। कपड़े फाड़े बिंद गए, कच्चा आदमी इकट्ठे बिंद रहे। कहाँ पे बिंदे ये लोग? यही गेट पे, नामांकन पे, अंदर पे। ये पर्चा प्रशासन ने मिलकर खुद फाड़ा है। उसके बाद वो लोग मारा पीटी शुरू किए हैं कि पर्चा छीन लिया जाए। छीन भी लिए हैं लोग। अब प्रशासन वहाँ मुख्य दर्शन बन के देख रही थी। निश्चित रूप से आज मेरी हत्या हो जाती और मुझे कोई नहीं बचा पाता। ये तस्वीरें देखिए और सोचिए कि कौन कहेगा कि ये लोकतंत्र में भरोसा करने वाले नेता और उनके समर्थक हैं। कौन कहेगा कि इन लोगों का भरोसा चुनाव की शांतिपूर्ण प्रक्रिया और संविधान के तहत चुनाव में है। ये आज के उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं। ये यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की तस्वीरें हैं। ये सीतापुर, बहराइच, गोरखपुर, कन्नौज, बुलंदशहर और मेरठ समेत कई शहरों की तस्वीरें हैं, जहां आज लोकतंत्र को ठोकतंत्र में बदल दिया गया है। जहां जमकर उत्पात हुआ, हिंसा हुई, बम चले, गोलियां चली, पत्थर चले, लाठियां चली, तोड़फोड़ हुई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, एटा, मैनपुरी, कन्नौज से जो तस्वीरें सामने आई, उसे देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से आज फेल रहा। हिंसा में कई लोग घायल भी हुए, कुछ पत्रकार भी इसमें घायल हुए और आज समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। बीजेपी ने सपा के इन आरोपों को खारिज किया और पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि जिन लोगों ने भी हिंसा की है, जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार कैसे ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दिन ही इतनी बड़ी संख्या में जगह जगह पर हिंसा हुई। सबसे पहले यूपी के संभल की तस्वीरें देखिए, जहां नामांकन केंद्र में समाजवादी पार्टी की भीड़ घुस गई और जब पुलिस ने उनसे नियमों का पालन कराने की कोशिश की तो हिंसा भड़क गई और इसके बाद घंटों तक लाठीचार्ज और हंगामा होता रहा। अब मैनपुर की ये तस्वीरें देखिए, यहाँ विधायक को ही अपनी रक्षा के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। उनकी गाड़ी तोड़ दी गई। उनके खिलाफ हिंसा हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि वो ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के साथ पर्चा लेने के लिए पहुंचे थे और तभी हिंसक उत्पात शुरू हो गया। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के हमले में समाजवादी पार्टी के विधायक के लिए जान बचाना भी मुश्किल हो गया। फिर कौन बचेगा जब एक विधायक पे हमला हो रहा है और प्रशासन के, और अफसोस की बात है बाद में थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई और पुलिस भी असहाय हो गई। पुलिस भी असहाय हो गई और नहीं बचा। तो काश अगर आज एडिशनल साहब, सीओ साहब और एडीएम साहब यदि नहीं पहुंचे होते
तो निश्चित रूप से आज मेरी हत्या हो जाती और मुझे कोई नहीं बचा पाता। यही स्थिति कन्नौज की थी। यहां ब्लॉक प्रमुख के लिए नामांकन करने गए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और उनके प्रस्तावक के साथ जबरदस्त मारपीट हुई। पुलिस के सामने ही डंडों और सरियों से हमले हुए। हिंसा के वक्त पुलिस साइलेंट मोड में चली गई। हिंसा से पत्रकार भी नहीं बचे। किसके साथ मारपीट की है? हमारे प्रस्तावकों के साथ, हमारे साथ। किसने मारपीट किसने की? बीजेपी के, हमें मालूम है। हर एक व्यक्ति मेरी निगाह में है। इसका समय पे आके उनको जैसा बर्ताव करेंगे वैसे ही बर्ताव। कहाँ पे मारपीट किस जगह पे? यहाँ अंदर निर्वाचन कार्यालय के अंदर साफ के सामने। यही हाल बुलंदशहर, एटा, गोरखपुर, अयोध्या, बस्ती, लखीमपुर खीरी, बागपत, सिद्धार्थनगर समेत यूपी के दर्जनों जिलों का था। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के वक्त पहले से हिंसा की आशंका थी। हिंसा ना हो इसके लिए तैयारियां भी की गई थी, मगर पुलिस की तैयारियां ठोकतंत्र के समर्थकों के आगे कमजोर पड़ गई। यूपी के सीतापुर में तो ग्रेनेड तक चले। 825 जहां पर नामांकन केंद्र थे, वहां अगर कुछ जगहों को देखा जाए, ऐसे 14 स्थान हैं जहां की कुछ गड़बड़ी की सूचना मिली है। और सामान्यतः जो घटनाएं हुई हैं वो मतदान स्थल से दूर हुई है, जैसे आपसी मारपीट या पर्चा छीनने की बात हुई है। कहीं कहीं दो पक्षों के आमने सामने एक ही समय आ जाने के बाद भी वाद विवाद की बात आई है। उत्तर प्रदेश में आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दिन हिंसा की जो तस्वीरें आई वो उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है। समाजवादी पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश के कई ब्लॉक में यह आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोगों ने उनके प्रत्याशियों के पर्चे फाड़ दिए, उनके साथ मारपीट की और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार जिस ब्लॉक प्रमुख की कोई सैलरी नहीं होती, उस चुनाव के लिए इतनी हिंसा क्यों? दरअसल यह पूरा चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव माना जाता है, क्षेत्र में एक सम्मान का चुनाव माना जाता है। इसीलिए बीजेपी और सपा दोनों ही प्रतिष्ठा का चुनाव मानकर इसको चुनाव मैदान में आई है। और दूसरी तरफ केंद्र और राज्य से 50 से 60 लाख रुपए का सालाना बजट ब्लॉक प्रमुख के पास आता है और जिसे बांटने का पूरा अधिकार ब्लॉक प्रमुख के पास ही होता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में आज ब्लॉक प्रमुख की इस पंचायत में लगातार हिंसा देखने को मिली। ब्लॉक प्रमुख का सबसे बड़ा काम पंचायत समिति की बैठक का आयोजन करना है। इसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान के साथ मिलकर विकास का एजेंडा तैयार किया जाता है। पूरे सिस्टम में ब्लॉक प्रमुख का दबदबा होता है और इसी दबदबे की लड़ाई आज यूपी में खुलेआम लड़ी गई। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। और इस बीच एक तस्वीर आपको दिखाते हैं नई कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली बैठक की ये तस्वीरें। ये देखिए आप, मंत्रिपरिषद की पहली बैठक है ये। 5 बजे कैबिनेट की बैठक हुई और ये मंत्रिपरिषद की बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल बैठक की है पूरे मंत्रिपरिषद के साथ। 5 बजे कैबिनेट की बैठक थी और 7 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। और ये बैठक की वो तस्वीरें, ये पहली बैठक हुई है प्रधानमंत्री की पूरे मंत्रिपरिषद के साथ और ये वो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। वर्चुअल बैठक प्रधानमंत्री की तरफ से की गई और उसकी तस्वीर सामने निकल कर आई है। इससे पहले कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की ब्रीफिंग हुई, जिसमें कोरोना से लड़ाई को लेकर आर्थिक एक पैकेज का भी ऐलान किया गया, किसानों को लेकर भी कहा गया। और ये एक मंत्रिपरिषद के साथ बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आगे बढ़ते अभी हमने आपको यूपी में राजनीति की ब्लॉकबस्टर हिंसा की फिल्म दिखाई। अब आपको दिल्ली में यूपी के लिए बनी 2022 की राजनीतिक फिल्म दिखाते हैं। अब से आप जानते हैं 7 से 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने होंगे। ये चुनाव बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे ज्यादा 7 नए मंत्री उत्तर प्रदेश से शामिल किए गए हैं। इसी के साथ अब मोदी कैबिनेट में यूपी से आने वाले मंत्रियों की संख्या 15 हो चुकी है। यानी कि मिशन 2022 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पेशल 15 की टीम तैयार। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल, BL वर्मा, मैं कौशल किशोर, मैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल, मैं पंकज चौधरी, मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा, मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं। प्रधानमंत्री मोदी की नई कैबिनेट में शामिल उत्तर प्रदेश के ये 7 नए चेहरे।
2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश से 8 मंत्री पहले से मोदी कैबिनेट में थे, जिसके बाद मंत्रिमंडल में यूपी से अब कुल 15 मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार सौंपा गया है। मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल पूर्वांचल में कुर्मी वोट बैंक का सबसे बड़ा चेहरा है। अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया का बीजेपी से गठबंधन है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के कुर्मी वोट बैंक पर अपना दल की पकड़ है और इसीलिए 2022 के लिए अनुप्रिया पटेल के जरिए कुर्मी वोट बैंक पर नजर है। एनडीए ने 3 चुनाव एक साथ लड़े हैं और जनता ने हमारे इस गठबंधन को बहुत सराहा, बहुत पसंद किया, बहुत सारा आशीर्वाद दिया और मुझे लगता है कि हमारा इलेक्टोरल हिस्ट्री रिजल्ट्स की देखी जाए तो बहुत ही शानदार रही है। मैं BL वर्मा, बनवारी लाल वर्मा को मोदी कैबिनेट में पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। 2020 में यूपी से पहली बार बीजेपी के राज्यसभा सांसद बने। बदायूं के रहने वाले बनवाली लाल वर्मा ओबीसी समुदाय की लोधी जाति से आते हैं। एक अनुमान के मुताबिक ब्रज क्षेत्र के 12 जिलों की 66 विधानसभा सीटों पर ओबीसी की पकड़ मजबूत बनाने में बनवारी लाल वर्मा मददगार होंगे। कौशल किशोर अवध इलाके में अनुसूचित जाति का चेहरा माने जाते हैं। इससे एक तरफ अनुसूचित जाति के वोटरों पर पकड़ मजबूत हुई, वहीं उन्हें केंद्र में मंत्री पद देकर 2022 के लिए योगी आदित्यनाथ की राह आसान करने की भी कोशिश की गई है। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। ये हैं पंकज चौधरी, मोदी सरकार में नए वित्तीय राज्य मंत्री हैं। पूर्वांचल के महाराजगंज से 6ठी बार सांसद पंकज चौधरी बीजेपी के पुराने नेता हैं। ओबीसी समुदाय में कुर्मी बिरादरी से आने वाले पंकज चौधरी के जरिए पूर्वांचल के कुर्मी वोटों पर नजर है। बीजेपी इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि 2022 में अगर उत्तर प्रदेश में दोबारा कमल खिलाना है तो ओबीसी वोटरों को अपने पाले में ही रखना होगा। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव का विशेष ख्याल रखा गया है। यूपी से जिन 7 मंत्रियों को केंद्र सरकार में जगह मिली है उसमें से 3 ओबीसी, 3 एससी और 1 ब्राह्मण समुदाय से है। बुधवार को मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण पर फोकस सबसे ज्यादा रहा। यूपी के लखीमपुर से सांसद अजय मिश्र को नई कैबिनेट में जगह मिली है। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं। उन्हें गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला है। अजय मिश्र ब्राह्मण हैं और इन्हें मंत्रिमंडल में जगह देकर बीजेपी की कोशिश है कि अवध और मध्य यूपी के ब्राह्मण वोट बैंक पर पकड़ मजबूत की जाए। मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा, उत्तर प्रदेश के जालौन से सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा के नाम के बाद अब राज्य मंत्री सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय का नेम प्लेट लग गया है। मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। बुंदेलखंड से आने वाले भानु प्रताप वर्मा दलित समुदाय से हैं, 5वीं बार सांसद हैं, लिहाजा बुंदेलखंड के दलित वोटरों पर इनकी कितनी अच्छी पकड़ होगी ये बीजेपी अच्छे से जानती है। इन 7 नए चेहरों के बीच मोदी मंत्रिमंडल में पहले से यूपी से 8 मंत्री हैं। इनमें सबसे पहला नाम तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ही है। इसके अलावा महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह, उपभोक्ता मामलों की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री संजीव बालियान। इनके अलावा हरदीप सिंह पुरी यूपी से ही राज्यसभा से सांसद हैं और उनके पास पेट्रोलियम मंत्रालय है। कुल मिलाकर मोदी कैबिनेट के स्पेशल 15 ही 2022 के विधानसभा चुनाव में केंद्र की रणनीति को अमल में लाएंगे।
मोदी मंत्रिमंडल में सबसे अनोखी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के हर इलाके को कैबिनेट में जगह मिली है। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2.5 साल बाद नई कैबिनेट बनाई तो उसके कई मायने निकाले गए। चुनावी तैयारियों के साथ जोड़कर देखा गया, जातीय समीकरण साधने की चर्चा हुई, कैबिनेट में सभी समुदायों के समावेश की चर्चा हुई। लेकिन विपक्ष ने उन 4 चेहरों को लेकर सवाल उठाए जिन्हें कैबिनेट से बाहर किया गया। रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन और शिक्षा मंत्री रहे रमेश पोखरियाल निशंक। बड़े मंत्रियों को हटाया गया। जब विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने मान लिया कि वो नॉन परफॉर्मर रही है, मतलब ये एक तरीके से नाकामी स्वीकार करी सरकार ने कि हमारे मंत्री अच्छा काम नहीं कर रहे थे, इसी वजह से इनको हटाया गया, ऐसा ऑपोजिशन कह रहा है। जबकि सरकार का दावा है कि नौजवान, समावेशी और अनुभवी कैबिनेट बनाने की कोशिश की गई है। नरेंद्र मोदी सरकार की नई कैबिनेट के मंत्री शपथ ले रहे थे। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया तो रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर जैसे पूर्व मंत्री राष्ट्रपति भवन के हॉल में मौजूद थे। मोदी सरकार के ये वो चेहरे थे जिनकी तब्दीली के बाद नौजवान चेहरे मोदी कैबिनेट में शामिल कर लिए गए। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की जगह किरण रिजिजू को मंत्री बनाया गया। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की जगह अनुराग ठाकुर को मंत्री बनाया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया और रमेश पोखरियाल निशंक की जगह धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया। माना जा रहा है कि सरकार ने कैबिनेट में मौजूद उम्र दराज मंत्रियों की जगह नौजवान मंत्रियों को शामिल कर कैबिनेट में नई ऊर्जा भरने का काम किया है। लेकिन रविशंकर प्रसाद से लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन तक और रमेश पोखरियाल निशंक से लेकर जावड़ेकर जैसे मंत्रियों को सिर्फ इसीलिए हटा दिया जाए कि उनकी उम्र ज्यादा है। बात इतनी ही नहीं थी। मोदी सरकार के पुराने मंत्रिमंडल में से बड़े चेहरों को हटाने के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं, जैसे ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वाले विवाद से सरकार की छवि पर असर पड़ा। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर की समस्याएं भी पूरी तरह दूर नहीं की जा सकी। इसी तरह कोरोना काल में सरकार की छवि और पर्यावरण मंत्रालय में सरकार के विजन के मुताबिक काम नहीं हो पाने के कारण भी मंत्रालय में बदलाव किया गया। कहीं न कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परफॉर्मेंस ऑडिट हुआ उसमें इन दोनों मंत्रालयों और मंत्रियों में कुछ कमी रही होगी, लेकिन कईयों का मानना है कि इसमें परफॉर्मेंस ऑडिट से ज्यादा पॉलिटिकल कंपल्सन जिम्मेवार रहा है। हालांकि बाकी के बड़े मंत्रालयों में बदलाव के पीछे परफॉर्मेंस में कमी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। जैसे शिक्षा मंत्रालय में बदलाव के कुछ कारण ये हैं कि स्कूल बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर फैसला लेने में देरी हुई, जिसे लेकर सरकार की किरकिरी हुई। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठे। कई जगह नियुक्तियां नहीं हो सकी। इसके अलावा माना जा रहा है कि निशंक का उत्तराखंड में ब्राह्मण बोर्ड कनेक्ट भी खत्म हो रहा था। शिक्षा मंत्री के तौर पर रमेश पोखरियाल निशंक की उल्टी गिनती उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो बैठे रहे और उनके शिक्षा सचिव ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। लेकिन उसके बाद भी उनके पास कई मौके थे अपने आप को प्रूफ करने के लिए। कोरोना काल में छात्रों को, अभिभावकों को एक असमंजस में डालने जैसी स्थिति रही। फैसला नहीं ले पाए कि एग्जाम कब होंगे, आज होंगे, कल होंगे, परसों होंगे, नहीं होंगे, और आखिरकार प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना पड़ा इस मामले में। मोदी सरकार की नई कैबिनेट को लेकर यूपी से बिहार तक नाराजगी की भी खबर है। यूपी में निषाद पार्टी अपनी भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी का दावा कर रही है। उधर बिहार में जेडीयू से एक ही मंत्री शामिल किए जाने को लेकर भी नीतीश की खामोशी बड़े सवाल खड़े कर रही है। जिस शर्त को लेकर नीतीश कुमार इतने गंभीर थे, आखिर 25 महीने के बाद वो उससे पलट क्यों गए? इसका जवाब ये है कि बिहार की राजनीति में अब उनकी भूमिका छोटे भाई की हो गई है और इसके पीछे जिम्मेवार है चिराग पासवान। कहा यह जा रहा है कि चिराग बुझाने के चक्कर में इस बार नीतीश कुमार खाली हाथ रह गए।
फिलहाल इस मंत्रिमंडल विस्तार का बिहार में जेडीयू के अंदर की स्थिति पर क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक नीतीश कुमार की खामोशी कुछ सवाल जरूर खड़े करती है। और आइए अब आपको दिल्ली की 2 ऐसी घटनाओं के बारे में बताते हैं जिनसे हमें सबक लेना चाहिए। दिल्ली में पिछले 2 दिन में 2 भयानक वारदातें हुई। इसमें एक वारदात दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में हुई है, जहां 4 हथियारबंद डकैतों ने पूरे परिवार को बंधक बनाकर 12-13 लाख रुपए की लूट कर डाली। और दूसरी वारदात दिल्ली के वसंत विहार इलाके में हुई है, जहां घर के कपड़े धोने वाले धोबी ने ही पूर्व केंद्रीय मंत्री पीआर कुमार मंगलम की पत्नी की हत्या कर दी। ये दोनों ही वारदात डराने वाली है, लेकिन एक आम शहरी के तौर पर आपको इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए। और बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पर तो है ही कि आखिर देश की राजधानी में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों? आम घरों की तरह लिविंग रूम में एक परिवार नजर आ रहा है। दरवाजे की घंटी बजती है, महिला दरवाजा खोलती है। एक शख्स इलेक्ट्रीशियन बताकर घुसता है, फिर हथियार निकाल लेता है। महिला सहम कर पीछे हट जाती है। सोफे के पास बैठा युवक भी हैरान है। अब तक 4 डकैत अंदर आ चुके हैं। सबके हाथ में हथियार है, मुंह पर मास्क है। 3 ने टोपी पहन रखी है, एक ने हेलमेट भी लगा रखा है। चारों अंदर आते हैं, दरवाजा बंद करते हैं। डकैत सबसे पहले युवक की ओर लपकते हैं। उसका हाथ बांधा जाता है, पांव बांधे जाते हैं। इधर बाकी डकैत उस महिला को धमका रहे हैं। बच्ची सहमकर सोफे से दौड़ती हुई इस महिला की ओर आ जाती है। डकैत महिला से तिजोरी का कोड पूछ रहा है। उधर कारपेट पर लाचार पड़ा शख्स डकैतों को लूट करते देख रहा है। कारपेट पर खाने की थाली जैसी थी वैसे ही पड़ी है। इधर डकैत लूट को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। दिल्ली के उत्तम नगर में दिन दहाड़े ये डकैती हो रही थी और कानों कान किसी को खबर तक नहीं थी। डकैत चुप रहने का इशारा करके लूट कर रहे थे। डर के मारे महिला उन्हें सब कुछ सौंपती जा रही थी। जब डकैत चले गए तो पता चला कि 7 लाख रुपए और 6 लाख से ज्यादा के गहने लूटकर वो भाग चुके थे। पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक उत्तम नगर इलाके के एक फ्लैट में 20 से 30 साल के 4 लड़के आए थे। इन्होंने खुद को इलेक्ट्रीशियन बताकर दरवाजा खुलवाया और फिर हथियार दिखाकर डकैती की। डकैतों ने 7 से 8 लाख रुपए नकद, सोने की 2 चेन, 3 मंगलसूत्र, 3 अंगूठियां समेत करीब 6 लाख रुपए के गहने लूटकर फरार हो गए। ये आए कि हम बिजली वाले हैं और बिजली वाले बोल के कि हमें बिजली करनी है और जो खुलवा लिया जबरदस्ती उन्होंने लॉक और अंदर आ गए। ज्वेलरी होगी 4-5 की ज्वेलरी होगी, 7-8 लाख रुपए कैश होगा। डकैतों ने किसी को कोई चोट चपेट तो नहीं पहुंचाई, लेकिन इस वारदात की दहशत अब तक इस परिवार में है। अब ये दूसरी कहानी सुनिए। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस आरोपी का नाम राजू है, जो पेशे से धोबी है। और आरोप है कि इसने उस महिला की हत्या कर दी जो कोविड काल में इस आरोपी की मदद तक किया करती थी। हत्या के आरोप में पुलिस ने धोबी, जो अक्सर इस घर में आता था, उसकी फ्रेंडली एंट्री थी, परसों रात 9 बजे के करीब घर में घुसा। घर में नौकरानी मिथिला थी, जिसे बंधक बना लिया गया। पहले किसी तरह वो छुड़ा के भागी, लेकिन तब तक जो धोबी है, जिसका नाम राजू बताया जा रहा है, उसने अपने 2 साथी राकेश और सूरज को बुलाया और घर में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। 3 आरोपियों ने जिस 67 साल की बुजुर्ग महिला किटी कुमार मंगलम की हत्या की, वो पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीआर रंगराजन की पत्नी थी। नौकरानी के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी धोबी और उसके साथी राकेश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा आरोपी सूरज फरार है, जिसके लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आरोपी राजू को घर में मेड की मौजूदगी का अंदाजा नहीं था, लेकिन जब घर का दरवाजा मेड ने खोला तो हमलावरों ने पहला अटैक उसी पर किया। हम लोगों को पता चला कि 2 और लड़के थे, राकेश और सूरज,
हमने अपनी टीम्स इमीडिएटली रवाना करी जहाँ राकेश गया हुआ था। CDR लोकेशंस वगैरह हमने लिया, जो टेक्निकल सर्विलेंस होता है माउंट करके। राकेश को उसी दिन शाम, अगले दिन शाम 7 तारीख को, अगले दिन शाम 4-5 बजे तक गिरफ्तार कर लिया था। तीसरा जो अभी है सूरज, वो अभी तक लूज़ है और उसकी तलाश जारी है। हमने दबिश बना रखी है, रेड पे टीम भेजी हुई है और जैसे ही पकड़ा जाएगा आपको बता देंगे। पुलिस ने फिलहाल 3 में से 2 आरोपियों को तो पकड़ लिया है, लेकिन तीसरा आरोपी सूरज अब भी फरार है और इन दोनों आरोपियों का कहना है कि लूट के सारे गहने उसी सूरज के पास हैं। संवाददाता नीरज गौड़ के साथ राजू राज, जी न्यूज़ दिल्ली। और दिल्ली में पिछले 2 दिन में ये जो घटनाएं सामने आई हैं, ऐसी आपराधिक घटनाओं से हमें सबक लेने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही ऐसी घटनाओं का कारण बन जाती है। सावधानी और सतर्कता वैसे हर जगह जरूरी है, क्योंकि अगर आप लापरवाह हुए तो मुसीबत को दावत दे रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें लोगों की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर को न्योता देती दिखती है। मसूरी के टूरिस्ट स्पॉट पर एक साथ सैकड़ों लोगों की मौजूदगी बताती है कि लोग कितने गैर जिम्मेदार हैं। वहीं धर्मशाला से आई एक बच्चे की तस्वीर उम्मीद भी पैदा करती है। 5-6 साल का ये बच्चा उन लोगों से ज्यादा समझदार निकला जिसने कोरोना से बचाव के लिए मास्क की अहमियत लोगों को बताई। ये दोनों ही तस्वीरें आपके लिए देखनी बहुत ही जरूरी है। ये तस्वीरें देखिए, मसूरी के मशहूर कैंपटी फॉल की हैं। बिल्कुल ताजा तस्वीरें बताई जा रही हैं और यहाँ की भीड़ पर गौर कीजिए। दिल्ली NCR की झुलसती गर्मी और उमस से घबराकर पर्यटकों की फौज पहाड़ों की ओर तो गई है, लेकिन वहाँ जमा हो रही ये भीड़ कितनी बड़ी मुसीबत को दावत दे सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल। खासकर जब देश के ऊपर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। कई पूर्वानुमानों में तो अगस्त तक ही तीसरी लहर की आशंका जताई गई है। फिर भी लोग कितने गैर जिम्मेदार होकर इस तरह भीड़ में जमा हो रहे हैं, ये हैरान करने वाली बात है। हिमाचल के धर्मशाला में मैक्लोडगंज की तस्वीरें हैं ये। एक छोटा सा बच्चा सभ्य लोगों की नजर में ये स्ट्रीट चाइल्ड है, लेकिन दूसरों से काफी सभ्य है। एक हाथ में पीला पाइप लिए यह बच्चा बाजार की गलियों से गुजरने वाले हर बगैर मास्क वाले शख्स को टोक रहा है। ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। कोई मुस्कुराकर चला जा रहा है, कोई बच्चा समझकर आगे बढ़ जा रहा है, लेकिन इस बच्चे से बचकानी हरकतें भीड़ के लोग करते दिख रहे हैं। बच्चे की इस भोली अदाओं ने गली के एक दुकानदार कैलाश जोबल को इस कदर आकर्षित किया कि उन्होंने इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया पेज पर डाल दिया। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। लोग उसकी जागरूकता के कायल हो गए और मामला प्रशासन पुलिस तक भी पहुंच गया। अब आलम यह है कि कल तक गली कूचों में घूमने वाला अमित आज सभी की नजरों का हीरो बन गया है। और जब इस बच्चे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो शायद लोगों को अंदाजा हुआ होगा कि कोरोना से बचाव में इस बच्चे की मुहिम के आगे वो कितने बौने थे। मारने पे ना तो नोट के लिए मैंने डंडा मारा। मैक्लोडगंज के स्लम एरिया में रहने वाले उस नन्हे से अमित को अब नई टोपी, नए मास्क, नए जूतों और खाने पीने की तमाम चीजें दी जा रही हैं। मास्क को एक वैक्सीनेशन की तरह से समझा जाए, जो कि इस बच्चे ने इसकी गंभीरता को समझा और इसके दिमाग में जो एक तूफान पैदा हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप इसने लोगों को जागरूक किया है। अमित के माता पिता स्लम में रहते हैं, गैस चूल्हे रिपेयर का काम करते हैं और कभी कभी गुब्बारे भी बेचते हैं। उनके लाडले ने अपनी जागरूकता से लाखों लोगों को जगाने का काम किया है। ये फख्र की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो समझदारी या लापरवाही आप ही को तय करना है, क्या करना है। अपने हित के बारे में सोचिए और देश हित के बारे में भी सोचिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.